गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। अपन सेकंड क्लास 11th बायो के अंदर कर रहे हैं बात यहाँ पे कि अपन पहले तो समझ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, लेकिन वही बात यहाँ पर अपन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से अपना सिलेबस विधिवत रूप से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ओके, जिसमें समझने लायक बात ये रहेगी कि आप उसको कितना पिकअप कर पाते हैं समय पे और किस तरीके से प्रिपेयर होकर आप अपनी इस कोविड-19 के अंतर्गत अपन कह रहे क्लास को मेंटेन करते हुए घर बैठे इसको कितना क्लियर कर पाते हैं अच्छे से। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि अच्छे से करके बढ़िया से बढ़िया करके आप तक ये मैसेज पहुंचाएं एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अध्याय नंबर फर्स्ट की। अध्याय फर्स्ट की बात करें अपन तो एक तरह से सबसे पहले यही कहा गया है। वैसे आपके इसके अंतर्गत अपन देखें जीवों के अंतर्गत तो पहला आपका टॉपिक एक रखा गया है सिलेबस में, जीवों में विविधता या जीवों की विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही लिखें कि जीवों में विविधता, और एक है वर्ग की सवर्ग। ओके, तो बेटा ध्यान रखने योग्य बात ये बन गई कि जीवों में विविधता और वर्गी की सवर्ग के अंतर्गत दो टॉपिक ही वैसे आपके फर्स्ट अध्याय से हैं, लेकिन जीव क्या है ये जानना भी जरूरी है। तो मैं आपको सामान्य नॉलेज बताते हुए इन दो टॉपिक को ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में रखे गए हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल जो बातें हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि उसके बिना फिर आगे का मैटर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो बेटा आप पढ़ रहे हैं 11th बायो। ये बायोजोलॉजी है जिसको अपन बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जहां पर जीवों का अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है जहां पे, उसको बोला जाता है जीव विज्ञान। अब बेटा यहां पर समझने लायक ये हुई कि जीव विज्ञान है ये आपके दो सब्जेक्ट मिलने से बनी है। कौन से? एक बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी नाम से आप समझ गए होंगे, इसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं, उसे प्राणी शास्त्र बोलते हैं। ओके, तो वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र की बात करें, वनस्पति के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जहां पर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जूलॉजी कहलाती है। जंतु का मतलब मनुष्य भी इसी में ही आता है, पशु भी और मनुष्य भी, ये सभी जानवरों के अंतर्गत आते हैं। जहां एनिमल्स की बात करें जिसका अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत, हम जीवों का अध्ययन करेंगे। ये पेड़ पौधों का, ये जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये प्राणी शास्त्र, ये वनस्पति शास्त्र, दोनों मिलके बनती है जीव विज्ञान। ओके, समझ गए बेटा? अब रही बात यहां पे, वो ये रही, ये तो नॉर्मल बात होगी जिसके अंदर कहें कि वनस्पति जो विज्ञान है इसका जो फादर है, जनक है,
वो कौन है और प्राणी शास्त्र का कौन जनक है? फादर किसको बोलेंगे? फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहेंगे? एंड फादर ऑफ बॉटनी किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, एक नाम आता है थियोफ्रास्टस। ये एक तरह से बॉटनिस्ट है जिसका फादर कहलाता है वनस्पति विज्ञान का। एक होता है एरिस्टोल, या फिर आपने नाम सुना होगा अरस्तु, एक ही नाम है, फादर ऑफ जूलॉजी। और साथ में इसे जीव विज्ञान का भी फादर कहते हैं, किसको? अरस्तु को। तो तीन चीजें ये ध्यान रख लेना, जीव विज्ञान का फादर अरस्तु, प्राणी शास्त्र का भी फादर अरस्तु, थियोफ्रास्टस जिसको इस वनस्पति शास्त्र का जनक कहा गया है। तो ये एक बेसिक नॉलेज हल्का हल्का आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा कोई इसमें कठिनाइयाँ नहीं है। और वैसे हम कठिनाइयों को बहुत सरलता से प्लान कर देते हैं। इसी प्लान से एक तरह से हम कहें एक प्रारूप तैयार करके बताया जाएगा जिसमें आपको कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। तो बेटा ध्यान दीजिए यहां पर कि जीव क्या है। पहला कंटेंट यहां पे हुई है कि जीव क्या है। बेसिक चीज बता रहा हूं, हल्की सी, थोड़ी जल्दी, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इसके बिना आपका संभव नहीं होगा ये लेसन पढ़ना। जीव वो होते हैं, या इसके अंतर्गत इनको दो भागों में बांट दिया, एक पीछे लगाएं तो सजीव हो जाता है, एक हम कहें नॉन लिविंग हो जाता है जिसको निर्जीव कहते हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपके सामने हैं कि किसको लिविंग कहेंगे, किसको नॉन लिविंग कहेंगे। लेकिन बात यहां पर ये बनती है, जो गति कर सकता है, चल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि पादप भी गति कर रहा है और जंतु भी। क्या सही बात है? दोनों गति कर रहे हैं। आप देखिए पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, लेकिन जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट कर सकता है। पता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट कर सकता है जी। तो ये एक तरह से हम कहें जंतु यहां पर चलायमान है, गतिमान है। लेकिन एक बात करें, वर्दी से लेके अब पादप क्या करता है? पादप के अंग खड़े खड़े लंबाई में बढ़ते हैं, न कि दौड़ के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये तो नहीं संभव है, लेकिन वर्दी जरूर करते हैं, वो ग्रोथ जरूर करते हैं। ग्रोथ दोनों के अंदर पाई जाती है, पादप के अंदर भी और जंतु के अंदर भी। ठीक है ना, पादप भी वर्दी करके अपनी हाइट बढ़ाता है, जंतु भी अपनी वर्दी करके शरीर को मोटा करता है। अब रही बात वर्दी, पादप में जो वर्दी होती है वो निरंतर होती है, होती रहती है बस। लेकिन जंतुओं में एक निश्चित अवधि के बाद में, एक निश्चित समयावला के बाद में, ठीक है ना, उस समय अवधि के बाद में हम बात करें वर्दी रुक जाती है। एक स्टेप आता है, एक ऐसा क्रम आता है, उसके बाद में वर्दी नहीं होती। यदि वर्दी होती रहती प्लांट की तरह अपने में, तो अपना हाथ
काफी लंबा होता, दरवाजा अपने आप खड़े खड़े यहीं पे बंद कर लेते, दूर से कोई वस्तु उठा के पास में लेके आ जाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे जीवों के अंदर एक निश्चित अवधि के दौरान ही क्या होती है, वृद्धि होती है, और पादपों में ये वृद्धि निरंतर होती रहती है। इसी तरीके से उपापचयी क्रिया भी हो रही है दोनों में। इसी तरीके से हम कहें शोषण क्रिया हो रही है। इसी तरीके से पदार्थों का परिवहन हो रहा है, कहीं पर परिसंचरण हो रहा है। इसी तरीके से उत्सर्जन क्रिया हो रही है। तो ये बताते हैं कि पादप भी जीवित है, पादप भी लिविंग है, पादप भी सजीव है, और जंतु भी लिविंग और जीवित है, न कि निर्जीव है। ये दोनों ही इस लिविंग वाली कैटेगरी में आते हैं। समझ गए क्या? अब रही बात यहां पे, वो क्या रही? वो ये रही कि जिन जीवों में, या हम कह रहे हैं जिनके अंदर वृद्धि, उपापचय, शोषण, परिवहन, परिसंचरण, उत्सर्जन, गति जैसी क्रियाएं यदि होती है तो वो लिविंग है, और ये क्रियाएं यदि नहीं पाई जाती है इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, निर्जीव कहलाता है। ये बात यहां पर एक सामान्य रूप से देखने को मिलती है। ओके, ये एक सामान्य परिपाटी थी इस अध्याय की जो मैंने आपको बताई। वैसे ये सिलेबस से आपको बाहर किया है, लेकिन जानना जरूरी था। और एक पॉइंट और भी जोड़ सकते थे, जनन भी साथ में। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो अपन कहेंगे जिनमें पाए जाते हैं देन लिविंग्स कहलाएंगे, जिनमें ये नहीं क्रियाएं पाई जाती है वो नॉन लिविंग कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। अब बेटा ध्यान दें, जीवों में जो विविधता की बात करें अपन, ये डाइवर्सिटी क्या होती है? मैं आपको बहुत ही स्वीट में बता देता हूं, शॉर्ट स्वीट और विस्तार से भी। एक छोटी सी बात है कि अपन घर में भी 7 सदस्य होते हैं, या 5 सदस्य, या 3 सदस्य, 2 सदस्य होते हैं। जैसा परिवार वैसे उसके अंदर सदस्यों की संख्या होगी, छोटे बड़े के हिसाब से। लेकिन एक आपने जान लिया होगा कि जितने भी अपन भी घर में सदस्य, वो भी एक शारीरिक रूप से कहें या फिर अपन एक मानसिक रूप से कहें या बनावटी रूप से कहें, एनाटॉमिकल रूप से कहें, सभी संरचनाएं हमारी समान नहीं पाई जाती है। ओके, हम शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम जैसे एक समान नहीं होते, भिन्नता पाई जाती है। तो जीवों के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता ही जीवों में विविधता कहलाती है। तो ये विविधता का तात्पर्य यही है कि जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता। अब एक आपको मैं बात कहूं कि जैसे जैसे हमारे सृष्टि पर अतिदोहन हो रहा है, अतिसरण हो रहा है, और बहुत सारे संकट में जीव आ चुके हैं, संकटग्रस्त स्थिति में आ चुके हैं। ये स्थिति इस तरीके से रही तो जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
और ये समझ लेना, जिस दिन जैव विविधता खतरे में हो गई उस दिन जीवों का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। कैसे? एक सामान्य से एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ठीक है ना। अपन क्यों ना बाजरे का ही ले लें। आज के समय आप देख रहे हैं जीनों का मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हाइब्रिड क्रॉस बहुत सारे हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हाइब्रिड किस्म संकर किस्में प्राप्त की जाती है। ये संकर किस्में आने वाले समय में घातक भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि जीवों में कहें या पादपों में कहो, भले जंतुओं में कहो, विविधता नहीं होगी, वहां पर अस्तित्व खतरे में रहेगा। उसकी संकल्पना पूरी यहां पर हो रही है कि आप बाजरे की अलग अलग किस्में उगा रहे हैं। ओके, मान लीजिए 5 टाइम की वैरायटी है, अलग अलग किस्म है, इनको बो रहे हो, लेकिन फिर पता चला कि इन 5 में से ये 3 नंबर पे हैं। ये बाजरे की किस्म वो सारी आती है, पूजा है, विष्णु है, ये क्या कहते हैं KG66 है। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज या किस्में हैं जो बाजरे की, जिनसे बहुत अधिक पैदावार प्राप्त होती है। लेकिन बेटा ये किस्में, ये वैरायटीज क्या होगा, आप पहले तो 5 बो रहे थे अलग अलग लोग, लेकिन फिर पता चला कि भाई तू कौन सी बो रहा है, तेरे खेत में धान ज्यादा हुआ, तू कौन सी बो रहा है, तो क्या मैं तो ये N66 बो रहा हूं। ऐसे बहुत सारे, मतलब एक मैंने टेम्परेरी एग्जाम्पल दिया आपको कि इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर लिखे आगे ये किस्म सबसे बेहतर रिजल्ट दे रही है, तो आप बाकी वालों को क्यों बोएंगे? नहीं बोओगे। अब इसी किस्म का बार बार प्रयोग करोगे तो ये धीरे धीरे इनकी वैरायटियां तो खत्म हो जाएगी, एक ही वैरायटी आपके पास में रहेगी। और यदि जिस दिन इस वैरायटी में कोई रोग घुस जाता है, इसको प्रभावित कर देता है, ठीक है ना, और यदि प्रभावित करता है और इसकी पैदावार घटने लगती है, उस दिन आपके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति भी नहीं होगी, लोग भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। ये एक क्रॉस का नुकसान भी है और फायदा भी है। ये बता रहा है जैव विविधता या जीवों में विविधता। विविधता होना बहुत जरूरी है। जीवों के अंदर जितनी भिन्नता होगी उतना ही ये पारितंत्र एक सिस्टमेटिक रूप से काम करेगा। क्योंकि आपने नाम सुना एक खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, जिसमें क्या है कि हर कोई जीव एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं? तो वो एक श्रृंखला बना के एक जालनुमी संरचना बना लेता है। लेकिन इसमें आपने समझा होगा कि इस श्रृंखला के दौरान यदि कड़ी टूट जाती है तो यह श्रृंखला पूरी नहीं होगी। लेकिन जाल जब बन जाता है, उस जाल में यदि कोई एक आधा 20 में से जीव लुप्त हो जाता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति पास वाला जीव कर लेता है, लेकिन वो खाद्य जाल में तो हो जाता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में नहीं हो पाता है। खाद्य श्रृंखला में ऐसा हो जाता तो कड़ी टूट जाएगी। इसलिए जीवों में जितनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जितनी ज्यादा विविधता पाई जाती है, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट अधिक स्वस्थ रहेगा। और रही बात यहां पे, आपको इसके अंदर अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा। हर अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपका ज्ञान और अधिक बढ़ेगा और जानने की इच्छा भी रहेगी। और आप निश्चित रूप से अलग अलग प्रयोग के माध्यम से नई प्रजातियों का विकास भी कर सकते हैं। तो जीवों में विविधता बने रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना बेटा?
लेकिन यह बात ये बनती है कि इतनी सारी भिन्नताएं हैं तो फिर हम इनको पहचानेंगे कैसे? एक ही किस्म की इतनी इतनी वैरायटियां हैं, एक ही जीव में इतनी इतनी जातियां, तो फिर हम इसको पहचाने कैसे? इनको पहचानेंगे कैसे? किस तरीके से हम इसके अंदर जान पाएंगे कि ये जीव इसके अंतर्गत आता है? तो बेटा इसके लिए एक सिस्टम बना है जीवों का क्लासिफिकेशन। क्या हुआ है? जीवों का वर्गीकरण हुआ है। ठीक है ना बेटा? इस क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको सबसे पहले कहें, जब ये हुआ कि इतनी सारी ये सृष्टि पर जीवधारी है, तो फिर इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए या क्या किया जाए? तब आपको जाने दो संस्थाओं का निर्माण हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वैसे एक IUCN का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नोमेनकल्चर। आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नोमेनकल्चर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जीवों को एक नामकरण दिया जाए। क्या किया जाए? नामकरण किया जाए। ये पद्धति एक सिस्टमैटिक होनी थी। सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इनको नामांकित करके एक नाम देके इनको व्यवस्थित किया जाए, ताकि, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे प्लांट ही मिलेंगे आपको जिनके एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। ऐसे जानेंगे तो एक वैज्ञानिक इसका कैसे अध्ययन कर पाएगा, या कोई दूसरा भी व्यक्ति यदि इस पर रिसर्च कार्य करे तो वो कैसे पहचान पाएगा कि वास्तविक ये पौधा कौन सा है? तो इसके लिए बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर केवल एक ही संस्था, ये मोटा ब्राह्मण है जिसका नाम IUCN है, यही नामांकन करेगा उस सभी जीवों का जिसको पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा। भले ही उसे अलग अलग देश के किसी कोने में अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन उसको साइंटिफिक नाम उसका केवल एक ही रहेगा और वो पूरे विश्व में ही एक ही रहेगा, जिससे हर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो वो कंफ्यूज नहीं हो सके और उस पर अच्छे से सफलतापूर्वक कार्य कर सके। अब आपको जाने सिस्टमेटिक काम करने के लिए एक पुस्तक थी, सिस्टेमा नेचुरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ये किसने लिखी थी, जिसमें हमें सिस्टमेटिक का ज्ञान मिला? ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। अरे भाई ये संस्था जो है ना, इसके भी दो प्रकार हो गए, ICZN ICBN। इसमें भी दो भाई बन गए, अलग अलग जिम्मा दे दिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, पौधों के नामकरण करने के लिए ये संस्था काम करेगी। जंतुओं को नाम देना है तो ICZN काम करेगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। ओके, अब इन्होंने क्या किया, ये दो संस्था बनाई। फिर एक कैरोलस लीनियस था, इसने एक द्विनाम पद्धति दी, द्विनाम पद्धति दी, जिसमें दो पद दिए, वंश और जाति। इसने कहा कि कोई भी नाम बनेगा वो दो पदों के मिलने से बनेगा। जैसे आप एक घरेलू मक्खी की नाम कहें, मस्का डोमेस्टिका, 10वीं में पढ़ के आएंगे, पाइसम सेटाइवम, मेजीफेरा इंडिका, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
ये देखिए एग्जांपल दिया आपको, मेजीपेरा इंडिका आम का नाम है, पाइसम सेटाइव मटर का है, ये इसका क्या बोलते हैं मक्खी का है। इसमें पहला जो अक्षर है ये अलग अलग जीवों का क्या है, ये वंश का नाम लिखा हुआ पहले, सेकंड पे जो है ये उनकी जाति है। ओके, तो एक वंश और एक जाति दोनों की मिलने से बन गया उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम, जैविक नाम। इसको वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, इंग्लिश में साइंटिफिक नाम भी कहते हैं, और इसको जैविक बायोलॉजिकल नाम भी कहते हैं। क्या बुद्धिजीवियों, आगे हम बढ़ेंगे द्विनाम पद्धति का नामकरण करते समय किन नियमों को ध्यान में रखना है उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास को जरूर पढ़ें।